बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने पर तनकीद की है और उनका कहना था कि तनख्वाहदार जो तबका है वो पहले ही मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से मज़ीद टैक्स बढ़ा दिया गया है, उनकी मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने तनकीद करते हुए ये भी कहा कि नैब तरामीम के ज़रिए जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने केसेस ख़त्म कराना चाहती है। इस तरह से मौजूदा हुकूमत ने इंसाफ का निज़ाम बिल्कुल तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि इमरान खान जो है वो फिर से तोशाखाना के इल्ज़ामात की जद में है। इसके अलावा हम बात करेंगे रिंग रोड स्कैंडल जो है मनसूबा, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक़ सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने के फ़ैसले पर तनकीद की है और उनका ये भी कहना है कि तनख्वाहदार तबका जो है वो पहले ही मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से मज़ीद टैक्सेस का इजाफा कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान जो है वो कौम को टैक्सेस के बारे में गुमराह कर रहे हैं? देखिए, ये जो है मेरे कहने से सच या झूठ प्रूफ नहीं होगा। ठीक। जो कागजात हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो एक हकीकत है और उस हकीकत को ना इमरान खान झुठला सकता है, ना कोई टीवी वाला, ना कोई एंकर। सही। अब इमरान खान के झूठों को जो है, जो झूठ बोल बोल के कौम को गुमराह कर रहे हैं आज, ये इसके ऊपर एयाज अमीर साहब ने कल उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये पाकिस्तान में कायदे आज़म की तस्वीर और उसकी तस्वीर हटा दें, लियाकत अली खान की, और बिल्डर की तस्वीर लगा दें उनके जो ATM है। इस मुल्क के अंदर सारा कुछ जो है वो अपने बिल्डर माफिया के हवाले कर दिया 4 साल से। सही। ये अब उनके सामने बैठ के ये हंस रहे थे। तो ये हकीकत है कि इमरान खान साहब को जो है वो या तो मिसगाइड करते हैं इनके वकील, इनके साथी फवाद चौधरी हो गए, ज़फ़र बैरिस्टर हो गए, जो कभी कहते हैं कोर्ट के अंदर जीत हो गई हमारी, पंजाब के अंदर हम जीत गए, अब फतह हो गई है, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है और हम जो है पूरा का पूरा PTI जो है 2 घंटे तक जो है वो जश्न मनाता रहा और उसके बाद बगैर पढ़े। तो किस किस्म के वकील हैं ये? 25-25, 30-30 करोड़ रुपये फीस लेते हैं, किस किस्म के लोग हैं? इमरान खान साहब को अपने लेफ़्ट राइट पे देखना चाहिए कि वो झूठ जो है वो उन्होंने खुद माना कि जो उनका जस्टिस फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस था वो गलत उन्होंने किया था और उस गलत करने के ऊपर जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल जो शहजाद अकबर था, फवाद चौधरी फवाद था, ये चीज़ फ़ारूक नसीम ने TV पे बताई है, खुल के बताई है। इसको डिनाई क्यों नहीं करते इमरान खान? लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, कौम को गुमराह किया हुआ है। इस पर्टिकुलर जो बात हो रही है कि इस वक्त दवाई इसके इमरान खान साहब ने कहा कि कौम को जो है ये सैलरी तबका जो है वो डूब गया है, तबाह हो गया। भाई, ये जो डूब गया, तबाह हो गया, ये इमरान खान साहब की अपने हाथ से अप्रूव्ड है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, कमिटमेंट दी है IMF को इन्होंने, और ये इनकी कमिटमेंट जो है ये 5 फरवरी 2022 की है। अच्छा। जिसमें कि इन्होंने कहा पाकिस्तान कमिट IMF टू स्लैब टैक्सेस वर्थ 160 बिलियन ऑन सैलरीड क्लास, प्लान टू इम्पोज 160 बिलियन विल बी इन द नेक्स्ट बजट 1 जुलाई 2022। अभी बजट में हुई है, तो इस पर झूठ क्यों बोल रही है? तो ये चीज़ ऐसी है कि कौम को गुमराह कर रहे हैं और कौम मतलब ये इनका खुद का प्लान था ये वाला टैक्सेस में? ये इनका जो है ये एग्रीमेंट था, वादा था। अच्छा। और वहाँ से उनको दी, इन्होंने वादा किया था कि हम जो है IMF से वादा किया था, दुबई से वादा किया था, चाइना से वादा किया था कि हम जो ऑयल है अगर हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं अगर $100 का, तो हम उसको $101 में बेचेंगे, $50 में नहीं बेचेंगे। ठीक। ये वादा किया था, क्योंकि वो कहते थे कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, वो आप उसको पब्लिक को बांटने के लिए नहीं दे रहे हैं, आपकी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने के दे रहे हैं। आप वो पैसा लेके आधा पैसा फ्री में बांट देते हैं अपने ATM को, वो गलत है ये। और यही चीज़ है कि दुबई आपको पैसा देता है, लोन देता है कि आपकी मुश्किलात को आसान करें। दुबई खुद पेट्रोल जो है वो 2060 रुपये का लीटर बेच रहा है और आप उसको 150 रुपये में बेच रहे थे। तो उन्होंने बंद कर दिया लोन देना। तो ये कौम को क्यों नहीं बताते कि इन्होंने लिख के वादा किया हुआ था 28 फरवरी को IMF के साथ हम ये करेंगे। ये अगर इस हुकूमत ने किया है, इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये कसूर जो है इमरान खान की हुकूमत का है। इन्होंने तो इमरान खान साहब के किए हुए एग्रीमेंट पे अमल करना शुरू किया है।
क्योंकि ये हुकूमत नवाज लीग हो गया, पीपल पार्टी हो गई, पीटीआई, ये आएंगी जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है अंडर यूनाइटेड नेशन लॉ। अगर इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं तो चाहे हुकूमत किसी की भी आ जाए, वो एग्रीमेंट जो है वो सुपरसीड करते हैं हुकूमत के अपने प्रोग्राम से। वो एग्रीमेंट इन्होंने करके इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को बिठा दिया है। ये कौम को पता नहीं चल रहा है कि अब ये हर इल्ज़ाम जो है वो इन पे डाल रहे हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है। तो सर, जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए और चोरी बचाने के लिए पाकिस्तान का निज़ाम तबाह किया है नैब तरामीम के ज़रिए, जबकि उनका ये भी कहना है कि इस हुकूमत ने नैब एक्ट 2022 पास करके अपने आप को NRO 2 दिया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ने खुद को 2021 में NRO दिया था? देखिए, ये चीज़ जो है ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि ये इन्होंने इमरान खान साहब ने दिसंबर 2019 में नैब ऑर्डिनेंस निकाला था, जिसमें उसने सारे के सारे बिजनेसमैन को माफ़ कर दिया था कि जो नैब के पुर्वे में नहीं आते। अच्छा। इनकम टैक्स के सारे डिफ़ॉल्टर्स को माफ़ कर दिया जो उसके इनकम टैक्स में नहीं आते। इन्होंने वो कानून निकाला था जिसके अंदर के बिल्डर्स को उन्होंने एमनेस्टी दी थी 2019 में, 2022 में, 2021 में। और इन्होंने 6 अक्टूबर 2021 को अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस नंबर 2 निकाला था। फिर दोबारा 28 अक्टूबर को अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस थी। वो ऑर्डिनेंस के तहत जो है, ये आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खबर है, ये 27 दिसंबर 2021 जब अक्टूबर का ऑर्डिनेंस आया था। न्यू नैब लॉ में अफेक्ट अराउंड 100 हाई प्रोफाइल केसेस। इसमें लिखा है कि इमरान खान साहब ने जो अभी नया लॉ निकाला है उसके अंदर पिछले प्रेसिडेंट, करंट और पिछले प्राइम मिनिस्टर, लॉ मेकर, सेनेटर, ब्यूरोक्रेट्स के 100 केसेस ख़त्म हो जाएंगी। क्लोजर लुक एट द नेशनल अकाउंटेबिलिटी न्यू ऑर्डिनेंस अक्टूबर 2021 suggests that nearly 2,700 accused, 60% of total 8,200 cases referenced filed in the case and courts and inquiries either might get relief under the new ordinance promulgated by Imran Khan, और उसके हिसाब से जियो टीवी ने इसका एग्जामिन किया है और इसके टोटल जो है वो 332 प्रोफाइल मेगा केसेस जो नैब के अंदर हैं रीजनल ऑफिस में, वो ख़त्म हो रहे हैं। और फॉर्मर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, 6 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 8 एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। नैब ऑफिशियल सेड दैट 1273 ऑन गोइंग रेफरेंसेज इन्वॉल्व अप्रॉक्सीमेटली एम्बेसमेंट ऑफ 1300 अरब रुपए, और वो इसके साथ अफेक्ट होंगे। ये 2021 का इमरान खान के ऑर्डिनेंस के निकालने पे है। अच्छा। उस ऑर्डिनेंस को जो है कैबिनेट ने एक्ट में तब्दील कर दिया है। उस ऑर्डिनेंस के अंदर, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। 90% ये चीज़ें जो इमरान खान ने दी है। अब इमरान खान कहते हैं कि ये इन्होंने तबाह कर दिया। यह तबाही जो है वो आपकी इमरान खान साहब के खुद अपने आप को बचाने के लिए ये ऑर्डिनेंस निकाले गए थे कि उसमें एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब से, एग्जिस्टिंग कैबिनेट, एग्जिस्टिंग सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एग्जिस्टिंग सारे जो मिनिस्टर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनके डिसीजन कैबिनेट के उसके वो इससे मुबर्रा हो गए। इनकम टैक्स जो है, कोई भी टैक्स चोरी का मुबर्रा हो गया। तो टैक्स चोरी का मुबर्रा हो गया तो इमरान खान के ऊपर ही टैक्स चोरी का इल्ज़ाम आ रहा है ना। ये इनकी जो तोशाखाना केस है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद NRO अपने आप को दिया। आज इल्ज़ाम पब्लिक को बता रहे हैं कि उन्होंने दिया। सुप्रीम कोर्ट से कह रहे, सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो देख के काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही केस जो इमरान खान ने NRO दिया था, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम बताया था कि महमूद नकवी यहाँ पे वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया हुआ था। ये NRO 2 है जो कि इमरान खान ने दिया अपने आप को। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं उठाया। सही। कि भाई अगर लॉ बनाया है तो लॉ का कोई मकसद होगा मुल्क के अंदर कि ये लॉ गलत था, उसको ठीक किया है। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उठाया, उस वक्त तो लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं उठाया, उस वक्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं उठाया। आज इमरान खान ने अगर डाल दिया तो कैसे उठाएंगे? क्या इमरान खान जो है वो अकेले जो है सुप्रीम कोर्ट पे भारी हैं या मुल्क पे भारी हैं? ये सारा का सारा जो है इनका जो है टोटल खराब है।
इसकी जो आप कहते हैं ये कि 1100 अरब रुपए का जो है वो नुकसान होगा। 1100 अरब के नुकसान के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नैब का जो कानून है वो कहता है कि रिकवरी करने का। नैब के जो केसेस हैं वो 1100 अरब के अंदर, एक केस मैं आपको बता दूं कैसे 1100 अरब बनते हैं। 1100 अरब के अंदर 16 अरब रुपए जो है वो तो अभी इसके, जैसे शहजाद अकबर ने बना दिया था वो कोई मॉडल की, उसके मियाँ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका बना दिया, वो जाली है। वो एक केस जो है वो नैब ने बनाया डॉक्टर आसिम के खिलाफ, और वो 460 अरब रुपए का केस है, बड़ा फेमस केस है जिसमें डॉक्टर आसिम पे इल्जाम हैं। उसमें 460 अरब में 450 अरब रुपए ये है कि फर्टिलाइज़र की कीमत जो है वो डॉक्टर आसिम ने उनको फ़ायदा पहुंचाया ऐसे कि वो महंगी हो गई। अच्छा। तो फर्टिलाइज़र जो महंगा हो गया तो जो उसका पब्लिक को नुकसान हुआ वो 450 अरब का हुआ। अच्छा। बोगस केस है। 1100 अरब में 450 ये तो निकाल दो। ऐसे जो इनके नैब के जो हैं वो आप देख रहे हैं, स्लाइड चल रही है कि 179 मेगा केसेस हैं जो 2000 साल से, ये 2000 से 2022 तक है, आज 22 साल हो गए चल रहे हैं। उसके अंदर आप देखेंगे कि इनकी जो है वो इंक्वायरियाँ 20-20 साल से चल रही हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। उसके अंदर जो अमाउंट है वो अमाउंट भी आप देखोगे क्या क्या है कि ये के अंदर एक तो ये था कि ये पीटीसीएल को जो है हफीज़ शेख ने जो है वो प्राइवेटाइज किया था, और उसमें 800 मिलियन रुपए का जो है करप्शन, 800 मिलियन डॉलर का करप्शन किए थे। 800 मिलियन को आज अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 16 अरब रुपए का है। 16 अरब रुपए आज से ये 15 साल पहले का है। ये ना रिकवरी हुई ना कुछ है। ये इमरान खान साहब और नैब के जो फिगर्स हैं वो टोटल मैच नहीं करती। मैं नैब का आपको इसके अंदर ये बता रहा हूँ कि नैब की आप 2020 के अंदर रिपोर्ट देखेंगे कि जब से नैब बनी है उस तक से आज तक जो है टोटल इन्होंने जो है वो रिकवरी की है, वो की है कैश की 44 अरब रुपए। ये कहते हैं ना 800 अरब रुपए, 800 अरब रुपए, अरे कहाँ भाई, 44 अरब रुपए रिकवरी इनकी पिली बागेन और उससे है, ये वीआर से है, ये वॉलंटियर रिटर्न से। वो जो चोरी करते हैं 10 अरब रुपए की चोरी की है, 2 अरब दे के छोड़ गए, वो है ये। बाकी जो है इनके, यानी आप हैरान होंगे कि इनके 474 अरब रुपए 489 में सिर्फ इनडायरेक्ट रिकवरी है। और वो इनडायरेक्ट रिकवरी सबसे ज़्यादा जो है वो पिछले साल 2020 में 313 अरब। इनडायरेक्ट रिकवरी क्या होती है? इनडायरेक्ट रिकवरी ये होती है कि नैब की वजह से फलाने करप्शन के अंदर जो है वो ज़मीन कैंसिल हो गई। अच्छा यार, अगर ये इनडायरेक्ट रिकवरी लेते हैं तो इनडायरेक्ट रिकवरी जो टीआई पाकिस्तान ने ज़मीनें कैंसिल कराई हैं वो 20,000 अरब की हैं। ठीक। ये टोटल परफॉर्मेंस इनका जो है नैब का जो है वो, और ये नहीं कि नैब ने गलत, नैब ने लिख के दिया है। ये 800, इमरान खान साहब पढ़ते नहीं है। टोटल नैब की रिकवरी जो है वो है 44 अरब रुपए की। ठीक। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अकेले की रिकवरी जो है वो कोई 20 अरब की तो उन्होंने एनआईसीएल केस में रिकवरी की, टीडैब के अंदर रिकवरी की। 460 अरब की उन्होंने बहरिया टाउन में रिकवरी सुप्रीम कोर्ट ने की है। उसका जिक्र क्यों नहीं करते? सही। तो वो है कैश रिकवरी। ये जो है ये यानी टोटल रिकवरी 22 साल में नैब की जो है वो है 44 अरब की। 44 अरब तो खर्चा हो गया होगा उसका। 2 अरब 3 अरब तो उसे शील को दे दिया, कौन है इंग्लैंड के अंदर जो ब्रॉडशीट केस है फ्रॉड का। ठीक। तो ये सारा का सारा ही कि इमरान खान साहब जो है वो झूठ पब्लिक को बता रहे हैं और पब्लिक को जो है मिसगाइड कर रहे हैं, जिससे मुल्क की इकोनॉमी और बैठ रही है। आवाम से झूठ बोला जा रहा है। जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने के फैसले पर तनकीद की है, जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो हकीकत कुछ यूँ है कि खुद उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में IMF से एग्रीमेंट किया और ये तमाम तर चीज़ें उनके साथ की, लेकिन वो तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो आज मौजूदा हुकूमत पर रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तोशाखाना तहाइफ की। तो इमरान खान फिर से तोशाखाना तहाइफ के इल्ज़ामात के जद में हैं। उन पर मज़ीद 3 घड़ियाँ फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम है, जिन पर इन घड़ियों की जो मालियत है, इन 3 घड़ियों की मालियत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। जबकि इमरान खान ने घड़ियाँ फ़रोख्त करके 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए हैं। अगर ये केस करप्शन का है तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान में करप्शन की सज़ा देने का तरीका क्या होना चाहिए और करप्शन के मुल्ज़िम या मुर्तकिब की सज़ा
क्या होनी चाहिए या कैसे हो सकती है सज़ा अगर ये करप्शन केस बनता है तो? देखिए, पाकिस्तान में नैब को बने हुए आज हो गए पूरे 2019 में 22 साल हो गए। ठीक। टीआई पाकिस्तान को बने हुए भी 22 साल हो गए। ठीक। मेरा तजुर्बा जो ये कहता है कि यहाँ पर नैब के लॉ के तहत कोई करप्शन का केस प्रूव नहीं हो सकता। अच्छा। एफआईए के लॉ के तहत कोई करप्शन का केस प्रूव नहीं हो सकता और नहीं हुआ है आज तक। ठीक। 75 साल हो गए, कोई केस प्रूव नहीं हुआ है। अच्छा। लॉ इजाज़त नहीं देता, ये नैब का लॉ, एफआईए का लॉ इजाज़त नहीं देता, कोर्ट लॉ देखती है, एंटी करप्शन का लॉ इजाज़त नहीं देता। इजाज़त जो देता है वो है इनकम टैक्स की चोरी। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ कि अमेरिका में जो है एक माफिया था डॉन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर अल कपून। ये 1927-25 में ये वहाँ पे शिकागो के अंदर जो है ये माफिया किंग था ये। अच्छा। सिसिलियन माफिया, जिसको नासिर खोसा ने बिका। ठीक। इसके वहाँ पे जुआ खाने चलते थे, बोतल चलते थे और क्या नहीं चलते थे। उसकी उस ज़माने में मंथली इनकम $1.5 अरब थी और उसको कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा। अमेरिकन कानून के अंदर उसका जो है उसमें अल कपून का ये कहना था उस ज़माने में, क्योंकि राशि जो है जैसे आज के हिसाब से कोई नहीं पकड़ सकता बिल्डर को। बिल्डर जो है वो हर चीज़ से मवरा हो जाते हैं, हर एक को पैसा देते हैं, हर एक के वो एटीएम बन जाते हैं। अच्छा। अल कपून कहता था कि दे कैन नॉट कलेक्ट लीगल टैक्सेस फ्रॉम इलीगल मनी। सही। कि इनकम टैक्स वाले जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते इलीगल से। उसका कारोबार जो है वो इलीगल था। ठीक। वो ब्रुसेल से पैसा कमाता था, इलीगल हो गया। वो जुआ खाने से पैसा कमाता था। अच्छा। वो कैसीनो से पैसा कमाता था, इलीगल था। ठीक। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने कानून बनाया कि इलीगल मनी पे भी इनकम टैक्स जायज़ है। अच्छा। ये आप देखें, ये बात मैं कर रहा हूँ 1927 की। सही। उस कानून के तहत जो है जब इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता था और इतने मर्डर करते थे ये जो, और इसको जेल भेजते थे, जेल से छूट जाता था कोई ना था। इसको इन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत जो है इसको नोटिस भेजा कि आपने इनकम टैक्स जमा ही नहीं कराया है। ये मैं डेट बता दूं कि 27 मई 1927 को सुप्रीम कोर्ट ने, ये यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेन फ्रॉम इलीगल मीन्स ऑफ ट्रैफिकिंग और अल्कोहल लिकर में और चीज़ों में वो टैक्सेबल है। ये है सेक्शन नंबर 274 यूएस 250। हर आदमी देख ले और नए वाले भी देख लें और एफबीआर के चेयरमैन भी देख लें। इट वाज जस्ट रूलिंग द फेडरल गवर्नमेंट इंटरनल रेवेन्यू डिपार्टमेंट नीडेड ड्यूरिंग दिस टाइम द फेडरल वर क्वाइटली बिल्डिंग केस अगेंस्ट हिम। उन्होंने इसके वहाँ के आईआरएस, यहाँ एफबीआर है वहाँ आईआरएस है, आईआरएस ने इसके टैक्स रिटर्न निकाले तो ये टैक्स देता नहीं था, इसकी सारी इनकम ही इलीगल थी। अच्छा। इन्होंने इसकी ये सेल निकाली, इलीगल की, और इसके ऊपर जो है वो इसको केस कर दिया और 22 इल्ज़ाम लगाए इनकम टैक्स एवेजन के। अच्छा। और उसके ऊपर इसको जो है वो 11 साल की सज़ा दी। अच्छा। कोर्ट ने, और $50,000 1931 में फाइन किया वो। अच्छा। वो आज के डॉलर के हिसाब से तकरीबन $1 मिलियन बनता है। और कोई $3 मिलियन जो है वो टैक्सेस को जमा कराने का दिया दवाने का। ये शख्स जो है इसने हाथ पैर खोले, अपना पूरा माफिया को चलाया, अटैक किया, प्रेजेंस पे जो जेल था वो उसको नहीं छोड़ा और वो इस सज़ा के दौरान ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। अच्छा। ये केस है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो नहीं पकड़े जाते। यानी ये तो चोरी का केस था ना, इसका तो ये तो माफिया का था। यहाँ पर तो बड़े बड़े चैंपियन हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। पाकिस्तान में कंपनी है बहुत बड़े, यहाँ पर पाकिस्तान के टॉप 3 जो हैं वो इंडस्ट्रीज हैं। दुबई में उन्होंने जाली कंपनियाँ बनाई हुई हैं, वाइट जाली बनाते हैं। सफदर ख्वाजा सफदर ने कोर्ट में कहा है, असेंबली में कहा है कि ये डबल इनवॉइसिंग सिस्टम बना के
पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो और वो प्रोटेक्शन कौन देता है उसको? एफबीआर देता है। एफबीआर जो है वो प्रोटेक्शन देता है, सारी गवर्नमेंटें उसको देती हैं। एफबीआर का बॉस जो है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक। और उसका बॉस होता है प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पिछले वाले ने अपने आप को एक एनआरओ दिया है बजट के अंदर, अपने वो बिल्डर बन गया है। शौकत तरीन जो है उसने रीड की एक बिल्डर कंपनी बनाई है, और रीड की कंपनी को जब खुद बनाई है तो उसके अंदर उसने और बेनिफिट ले लिए हैं अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है ये। अच्छा। कि वो टैक्स जो है वो पहले 25% देते थे, 15% भी नहीं देंगे। अच्छा। तो ये फिर एमनेस्टी दे दी इन्होंने, बिल्डर्स को एमनेस्टी दे दी। अभी 28 फरवरी 2022 में शौकत तरीन ने 5% में डालो बिल्डर प्रोजेक्ट में, और उसको टैक्स कोई नहीं पूछेगा। FATF क्यों पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर रहा है? कितने लोगों ने, हुकूमतों ने, हर एक ने, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हुआ, हर एक ने टैक्स एमनेस्टी दी है। ये ख़त्म होनी चाहिए, और FBR के लॉ को इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये सारे के सारे जो हैं ये फंसेंगे। अब आते हैं हम इमरान खान के केस पे। तोशा खाना के केस के अंदर इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम हैं कि उन्होंने 54 गिफ्ट लिए हैं तोशा खाना से, और वो बाजार में बेच दिए हैं। मॉडल ही ये गलत है। बैतुल माल से चीज़ें लेके बेच के कमाना, इसके लिए आपने इलेक्ट नहीं किया होता मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ का लॉ बना दिया, वो लॉ गलत है, उस लॉ को भी ख़त्म होना चाहिए। तो जो गिफ्ट मिलते हैं तोशा खाना में डाले जाते हैं, वो गिफ्ट हुकूमत के होते हैं, वो किसी को बेचने की इजाज़त नहीं है। अगर है तो उसको ऑक्शन करें ओपनली, ताकि उसका हो। यहाँ पर ये हुआ है कि इन्होंने लॉ के हिसाब से कोई पहले 18 करोड़ का जो था वो उन्होंने बेचे दुबई में, ये खबर थी। और घड़ियाँ थी, और वो शहजादा सऊदी अरब वाले की घड़ी थी, वो 12 करोड़ में पैसे आए उसको, वहाँ दुबई से यहाँ कैसे आए? तो वो अगर दुबई में बेची थी तो दुबई से उसकी रसीद आनी चाहिए। वो रसीद जो है वहाँ से पाकिस्तान पैसा कैसे आया? अगर वो पैसा बैंक के थ्रू आया है तो ठीक है, वरना मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अंडर FBR लॉ है। अच्छा, उसकी जो कीमत थी वो इन्होंने बेचे जो हैं वो 2018 में ये आए थे, 2019 में बेचे इन्होंने। 2019 में बेचे, तो 2018 की दिसंबर 2018 में कानून उन्होंने बना दिया था कि पहले 20% प्राइस पे उसकी खरीद सकता था। अच्छा। जो भी तोशा खाना से जिसको गिफ्ट मिला है, इन्होंने, हुकूमत ने कानून बना दिया कि 50% होगा। 18 दिसंबर 2018 इन्होंने उसको बेचा जो है 2019 में। अच्छा। अभी जो रसीदें आ रही हैं यहाँ पर लाहौर में बेचा है, उसकी रसीद आप देखेंगे 2019 की, उसकी आर्ट वाले की रसीद है, उसका नाम भी है आर्ट ऑफ टाइम। उन्होंने उसकी कीमत की लगाई है 3 गिफ्टों की, कफलिंग और ये सब उसने दिए थे उसको, बादशाह, कतर के बादशाह ने दिए थे। उसकी उन्होंने प्राइस उसको लगा के 22 जनवरी 2019 को दी है 5 करोड़ 10 लाख। अच्छा। ये आर्ट टाइम ने ये इसकी असेसमेंट दी है, जो असेसमेंट जहाँ पे उन्होंने इसको तोशा खाना ने इसके ऊपर इनसे जो है 2.5 करोड़ रुपए लेना था 50% के हिसाब से। अच्छा। इन्होंने इसके 20% से लिए। अच्छा। वो इलीगल है। सही। एक इनकम टैक्स का लॉ है, एक तोशा खाना के लॉ, अपने लॉ बनाया हुआ कि वो आपने 50% देगा, 30% दिया। अब इस तरह इसके अंदर जो है इनको जो कमाई हुई है 3.5 अरब करोड़ की, या पिंडी में वहाँ बेचे थे उसके 8 करोड़ की, तो उस पर जो लॉ कहता है वो आप देखिए अगली स्लाइड के अंदर कि जो इनकम टैक्स का लॉ है, इनकम टैक्स का लॉ ये कहता है कि आपको जब इनकम टैक्स जमा कराते हैं तो आपकी जो इनकम है, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम के अलावा आपके गेन, प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस बॉन्ड, ये भी आपकी इनकम है। ठीक। फिर विनिंग फ्रॉम सेल ऑफ प्रमोशन, ये भी आपकी इनकम है। फिर कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो उसके ऊपर भी गेन टैक्स है। मूवेबल प्रॉपर्टी पे गेन टैक्स जो है वो है 15%। अच्छा।
तो इनको जो गेन हुआ है वो गेन जो इनको हुआ है, अगर 8 करोड़ का हुआ है तो 15% के हिसाब से इन्होंने कितना हुआ, कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनकम टैक्स जमा कराना था। अच्छा। इनका टोटल इनकम टैक्स 98 करोड़ रुपए, 98 लाख रुपए जमा जो कि हुआ है, नहीं जमा करवाए गए। जो कि कम जमा कराया है। सही। अगर मगर ये 20% के हिसाब से है। अच्छा। अगर 50% 50% करते हैं के तो हिसाब गवर्नमेंट को वो नुकसान अलग हुआ है। अच्छा। तो ये केस करप्शन के लिए इसलिए हमारा कहना ज़रूरी है कि आप इसको जो है नैब के लॉ को जो है छोड़ दें, इसके अंदर कोई करप्शन का केस आज तक प्रूव नहीं हुआ है। आप एफबीआर के लॉ को जो है वो सही इम्प्लीमेंट करें, उसके अंदर अमेरिकन सपोर्ट लें, उसके अंदर FATF से सपोर्ट लें, IM सपोर्ट लें। उस लॉ के तहत जो है वो ये 30 मार्च को इन्होंने सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के एसेट डिक्लेयर करने थे वेबसाइट पे, वो नहीं किए। नैब के अपने करने थे, सारे ब्यूरोक्रेट के करने थे, सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के करने से, सारे रिटायर्ड जो आर्मी के अफसरान हैं जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके करने थे, वो नहीं किए। तो एफबीआर जब तक के वो सुप्रीम एंटी करप्शन इदारा नहीं बनेगा, पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। और एफबीआर को तो आपने अपने सपोर्ट में रखा हुआ है, अपने लिए, यानी फाइनेंस मिनिस्टर अपने लिए कानून चेंज करा देते हैं, बिल्डर अपने लिए कानून चेंज करा देते हैं। तो सर आपके ख्याल से ये केस जो है करप्शन की ही जद में आता है? करप्शन तो है ना, इसके अंदर 2 किस्म की करप्शन है। ठीक। मैंने कहा तीसरी जो है वो है मॉरल करप्शन है। मॉरल करप्शन ये है कि जब रियासत मदीना का ये कहते हैं, मसाले देते हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अन इस्लामिक कोई एक्ट नहीं होना चाहिए, और प्रेसिडेंट अलवी साहब जो है वो कानून को वापस कर देते हैं कि ये हज़रत उमर की मिसाल देके कि उस ज़माने का तोशा खाना जो था वो बैतुल माल, उसमें से उन्होंने कानून बनाया था कि हर एक मुसलमान को जो है एक एक चादर मिलेगी। तो हज़रत उमर ने 2 चादरों से अपना कोई सूट बनाया, तो उस पर खड़े होकर पूछा कि ये तुम्हें 2 क्यों मिली है? तो उनका बेटा खड़ा हुआ कि एक इनको मिली, एक मुझे मिली, मेरी चादर है। ये अकाउंटेबिलिटी थी रियासत मदीना की। तो रियासत मदीना का आज कंसेप्ट में तोशा खाना बिजनेस के लिए नहीं है, वहाँ से आप लेके बेच नहीं सकते, मगर उसके साथ ये बेईमानी भी की गई। तो जिस शख्स को जहाँ मौका मिलता है इस मुल्क में, वो वहाँ पे चोरी करता है, वो वहाँ पे बेईमानी करता है। और वो बेईमानी करता है खैरात के नाम पे, ज़कात के नाम पे, NGO के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, स्कूलों के नाम पे अपने लिए जो है ज़मीनें अलॉट करा देते हैं, और ज़मीनों के जो ट्रस्ट बना देते हैं। ट्रस्ट के अंदर जो है खुद अपने ट्रस्टी बन जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल उस पर होता है, उसके अकाउंट जो हैं वो सारे जाली होते हैं। उसके अकाउंट जब आते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है पूछता है, तो वैसे इमरान खान के वुज़रा भी तो उनको डिफेंड कर रहे हैं, जैसे कि फवाद चौधरी सब इन्वॉल्व हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं सारे। उनकी घड़ियां हैं, चाहे वो बेचे। फवाद चौधरी, फवाद के बारे में तो हामिद खान ने कहा था कि ये अपने इसका मामू था जो कि चीफ जस्टिस था लाहौर हाई कोर्ट का। अच्छा। वो इसका टाउट था फवाद, और उसको उनकी किताब में लिखा हुआ है, टीवी में सब कुछ है। हमारी जो वो थी हमारी वाइस चेयरमैन डॉक्टर नासरा जावेद, वाइस चेयर TI की, वो उस वक्त जज थी लाहौर हाई कोर्ट की। उनसे आप पूछे इंटरव्यू लेके कि फवाद का क्या। तो ये सारे अपने मकासद के लिए इमरान खान को गुमराह किया है। और इमरान मुराद सईद हो गया, बाबर अवान हो गया, जफर अली जफर बैरिस्टर हो गया, सारे इनके वज़रा और एडवाइज़र जो हैं ये अपने मफादात इनकी खरबों, शेख रशीद हो गया, रिंग रोड में नाम आ रहे हैं। तो मतलब सारे के सारे ये जो है, इसलिए मैंने कहा कि आप टैक्स की चोरी को पकड़ लें, टैक्स को एमनेस्टी ना दें, तो इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो सकता है। ना उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है, ना नैब कर सकती है, ना उसके अंदर कोई टैक्स में एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान फिर से तोशाखाना इल्ज़ामात की जद में हैं और उन पर मज़ीद 3 घड़ियाँ फ़रोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। ये मामला हल हो पाएगा या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये केस जो है वो करप्शन की जद में आता है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे रिंग रोड मंसूबे की। तो ये स्कैंडल जो है और ये जो मंसूबा है वो साबिक
हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी हुकूमत में ये सामने आया था, जबकि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि रिंग रोड मंसूबे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पीटीआई के दौर में FWO को दिया गया था और इस मंसूबे के लिए 4 अरब रुपए भी जारी किए गए थे। ताहम वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया था इस पर। और आपको बताते चलें कि अब इस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है जो कि इस सड़क स्कैंडल की तहकीकात करेगी। इस हवाले से हम बात करेंगे। सर, रावलपिंडी रिंग रोड पर तो खुद इमरान खान ने इंक्वायरी करके करप्शन के जिम्मेदारों को जेल भिजवाया था। इसके बावजूद दोबारा से ये एक तहकीकाती कमेटी बिठाई गई है और इंक्वायरी शुरू की गई है। तो सर, ये किस तरह क्यों हो रहा है और पीटीआई के दर्जनों मिनिस्टर और बिल्डर एडवाइज़र के खिलाफ इंक्वायरी क्यों हो रही है? देखिए, यही हम आपसे कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत के ज़माने में वो इंक्वायरियाँ कराते थे। अच्छा। और इंक्वायरी को बंद करा देते थे। किसी को सज़ा नहीं मिलती थी, जो गुनाहगार है उसको छुड़वा देते थे। सही। सबसे पहले उन्होंने इंक्वायरी कराई थी तरबेला डैम की ओपनिंग की। उसमें कोई $780 मिलियन का नुकसान हुआ था। वो इंक्वायरी इमरान खान साहब ने खुद कराई थी। वो इंक्वायरी इमरान खान साहब ने और फैसल वाडा ने मिलके बंद करा दी। वो भी इंक्वायरी खुल गई है नैब के अंदर भी। अच्छा। कि 140 अरब रुपए का लॉस हुआ है वो। ठीक। दूसरी उन्होंने इंक्वायरी शुगर की कराई थी, किसको सज़ा हुई आज तक। तीसरी इंक्वायरी उन्होंने वीट एक्सपोर्ट की कराई थी, किसको सज़ा हुई। उसके बुजदार, उसके मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। इन इंक्वायरियों के तहत उन्होंने डिसीजन जो है वो कैबिनेट के और सब इन्वॉल्व थे, तो एनआरओ जारी कर दिया था नैब का कि कैबिनेट के डिसीजन जो है एनआरओ में नहीं आते। उसकी वजह ये है एनआरओ देने की अपने आप को कि शुगर इंक्वायरी और वापडा की इंक्वायरी और इसकी इंक्वायरी अपने वीट की एक्सपोर्ट की इंक्वायरी वो कैबिनेट ने अप्रूव की थी। अच्छा। और कैबिनेट ने उसको छोड़ दिया, तो उसमें वो नैब के ऑर्डिनेंस से मुबरा कर दिया इन्होंने उसको। जो आज के एक्ट के अंदर उसको नैब ने फिर दोबारा डाल दिया है कि उसमें अगर वो पर्सनल बेनिफिट हुआ है उनका तो वो आएगा नैब में। आज का कानून बहुत सख्त है इस बारे में। तो ये जो रावलपिंडी रिंग रोड का था, ये इसके जब केस खुला था तो उसमें 130 अरब रुपए की जो है वो डील हो चुकी थी ज़मीनों की। ठीक। फाइलें चलती हैं, 2 लाख ज़मीनें आगे पीछे हो गई। उसमें इन्वॉल्व कौन कौन थे? इसमें 8 फेडरल मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे। अच्छा। एडवाइजर इन्वॉल्व थे इसके अंदर स्पेशल असिस्टेंट इन्वॉल्व थे इसके अंदर। वो अब जो आ रहा है इंक्वायरी में वो कौन है, शहजादी फराज शहजादी, उनकी ज़मीनें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अच्छा। इसके अंदर यानी इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर का भी आया था ओवरसीज़ का, उसने केस भी कर दिया उस आदमी के ऊपर। और जिसने इंक्वायरी की थी वो कमिश्नर, उसको इन्होंने जो है इमरान खान साहब की टीम ने और इन्होंने मिलके उसको जेल भेज दिया। अच्छा। इंक्वायरी करने वाले को जेल भेज दिया, वो वाइस ग्रेड का अफसर था। अच्छा। और केस इस तरह बंद करके और उसके बाद उसकी कहा कि जी हमने बड़ा ये रूट चेंज कर दिया, उन्होंने पैसा खाया है, अब दोबारा ओरिजिनल रूट पे आएगा। ओरिजिनल रूट का करके उन्होंने फटाफट इसको इलीगल तरीके से FWO को अवार्ड कर दिया। उसके ऊपर जो है TI पाकिस्तान ने, आप देखें लेटर लिखा है जैसे नासरा इकबाल, और देखिए ये इलीगल अवार्ड किया है बुलदार साहब ने। अच्छा। और ये कानून के तहत नहीं अवार्ड किया ये, इनको आप नहीं दे सकते, रूल के हिसाब से आपको टेंडर कराना ज़रूरी है। अच्छा। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसको आप बगैर टेंडर के दे सकें। तो उसके बाद जब उन्होंने अवार्ड कर दिया तो अवार्ड के साथ साथ इसकी फीता भी काटा प्राइम मिनिस्टर ने। अच्छा। फिर 4 अरब रुपए उनको यानी सैंक्शन भी कर दिए। मगर जब TIP का लेटर गया तो उसके बाद FWO पीछे हट गई, उसने पैसा भी नहीं दिया और आज तक काम शुरू नहीं हुआ। तो उसकी हकीकत जो है, अब इस हुकूमत ने आके इसकी इंक्वायरी शुरू कराई है तो इसके अंदर पता चला है कि 160 अरब के बेनिफिशरी जो हैं वो इमरान खान साहब, इनके दोस्त, इनके ATM, इनके बिल्डर्स, इनके वज़ीर वज़ीर सब शामिल हैं। और वो अंडर दी नैब एक्ट 2022 इसके अंदर जब प्रूव हो जाएगा कि ये इन्वॉल्व थे तो ये सज़ा इनको मिल सकेगी। और ये इंक्वायरी बड़ी वो है इसके अंदर, यानी पहले तो जो इसका था PC1 बना था पिछली हुकूमत के PTI से पहले, वो 29 बिलियन का था। फिर उसके बाद वो नई हुकूमत आई, इन्होंने इसके एक मिनिस्टर ने कहा कि इस लाइन को मेरे प्लॉट है उससे गुजार दो, दूसरे एडवाइजर ने कहा वहाँ से गुजार दो, तीसरे ने कहा मेरे वहाँ से गुजार दो। अच्छा। तो वो 64 किलोमीटर का हो गया वो। और बाद में जब इंक्वायरी हुई तो हर आदमी
फंस गया उसके अंदर। और ये यानी सोसाइटियाँ बनाई इन्होंने, यानी आप सोचे 3,20,000 फाइलें बेची है, ये इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल था। और कम से कम 131 अरब रुपए क्लाइंट से इन्होंने जमा किए बिल्डर्स ने। अच्छा। फिर 2 फेडरल मिनिस्टर, उनकी 1531 केनाल ज़मीन जो है वो फतेह जंग के करीब, अटक के बॉर्डर के करीब इस प्रोजेक्ट के रूट में आ रही थी, जो इंक्वायरी में निकला। ठीक। फिर सन ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर ऑल्सो allegedly हैड शेयर ऑफ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी एंड फाइंड द फी। फिर इसके अंदर चौधरीज ऑफ पंजाब, उनकी भी इंटरेस्ट निकल आया इसके अंदर। इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ था। इसके अंदर लिखा हुआ था PTI MNA and 2 PTI MPAs were also part of the group. 6 PTI MPAs allegedly owned hundreds of canal land in the village of Qazi, 4,000 canal in Jugan Tehsil land Atak, over 600 canal land sector B12, B17 Islamabad and Peshawar, and 6 canal of land in sector E13 in Islamabad, along with multiple purpose link road associated with Rawalpindi ring road according to the investigation. तो इस इन्वेस्टिगेशन में अच्छा खासा ये यानी इंक्वायरी थी, मगर वो उन्होंने ख़त्म की थी। तो आज इसको दोबारा खोला गया है कि इसके अंदर जो 160 अरब उस वक्त था, आज तो मेरे ख्याल से 200-250 अरब रुपये का करप्शन निकल आएगा, क्योंकि ये उस वक्त जो रिपोर्ट थी वो उसको साइन भी नहीं किया था कई मेम्बरान ने अंडर द प्रेशर, सिवाय एक चेयरमैन के। अच्छा। इसकी जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग अवार्ड किया था इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, ये बहाना करके किया था कि ये अंदर रूल जो है वो इसके हिसाब से इसको एग्जम्पशन है और हम गवर्नमेंट के किसी इदारे को दे सकते हैं। उस पर जो लेटर लिखा गया था, वो लेटर लिखा गया था TI की तरफ से कि ये रूल जो है आप मिस यूज़ कर रहे हैं। ये रूल जो है वो ऐसे नहीं है कि आप उसको दे दें। Transparency International is unable to understand what is the sensitive nature which cannot be shared with the private sector. ये इनका एक रूल बनाया था पंजाब ने, PPI पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल में, कि वो प्रोजेक्ट है जिसकी डिटेल जो है वो प्राइवेट सेक्टर से शेयर नहीं कर सकते, वो हम गवर्नमेंट के कंपनी को अवार्ड कर सकते हैं। भाई रोड में क्या सिक्योरिटी है? कौन सा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की जंग हो रही है क्या? कोई न्यूक्लियर आर्म है इसके अंदर? तो ये इसका जब लेटर लिखा तो गुजरात हुकूमत हिल गई और उसने अवार्ड तो कर दिया था, पैसा भी बजट में ला दिया था, चेक रिलीज नहीं किया। अच्छा। तो FD वाले ने यानी ओपनिंग भी करा दी, उसके खर्चे भी हो गए। अब इसकी इंक्वायरी में वो भी शामिल होगा कि वो इलीगल काम किया था, तो इलीगल। लेकिन अगर एक काम गलत अवार्ड हुआ है तो वो गलती की सज़ा तो मिलनी चाहिए ना किसी को। वो सज़ा क्यों नहीं दी? वो पंजाब गवर्नमेंट के अफसरों को सज़ा मिलनी चाहिए, उसके अंदर ठेकेदार को सज़ा मिले। उसने काम लिया क्यों FWO ने? FWO कौमी इदारा है अपनी जगह, मगर वो भी कानून का तो लिहाज करना चाहिए ना उसको भी। उसने क्यों लिए? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि इस इंक्वायरी के अंदर बहुत बड़ी इंक्वायरी है ये रिंग रोड की, जो कि अब क्योंकि कानून जो है वो आ गया नैब का चेंज होके, एक्ट आ गया 2022, उसमें कैबिनेट के डिसीजन, कमेटियों के डिसीजन वो उस वक्त तक चैलेंज हो सकते हैं कि अगर ये प्रूव हो कि इसमें बेनिफिशरी है। वो कैबिनेट के अंदर शेख रशीद कैबिनेट का मेंबर है, जुल्फी बुखारी कैबिनेट का मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के मेंबर हैं। तो अगर इन लोगों को कोई बेनिफिट प्रूव कर सकती है नई इन्वेस्टिगेशन विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, तो ये फिर नैब के कानून के अंदर भी इसको ट्राई हो सकता है ये। वरना ये इसकी जो फ्रॉड है, जो सब कुछ है, उसका इनकम टैक्स के कानून के तहत भी हो सकता है कि ये पैसा जो अगर आया है तो उस पर टैक्स। मैं आपको बताऊँ इनकम टैक्स के कानून में ये है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी किया है, अच्छा, लेट्स सपोज कि आपको जो है वो यानी 5 करोड़ रुपए जो है वो इनकम हुई है और आपने उसको शो नहीं किया, तो 5 करोड़ के ऊपर जो आपकी गेन टैक्स अगर है तो वो 20% के हिसाब से 1 करोड़ रुपए। अच्छा। अगर वो नहीं दिया तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की जद में आता है, ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में आता है। सही। और मनी लॉन्ड्रिंग की सज़ा जो है वो जेल है, ठीक, और पेनल्टी है जो कि
2 टाइम्स द रिकवरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिंग रोड के अंदर अभी इस इंक्वायरी में सामने आ रही हैं। तो ये भांडा फूट रहा है कि ये इंक्वायरियाँ जो कि पीटीआई के ऊपर ने खुद ही शुरू कराई थी और उसको इन्होंने बंद इसलिए कर दिया कि उनके अपने आदमी इन्वॉल्व हो रहे थे। तो वो चीज़ अब सामने आ रही है और ये हर आवाम को इस चीज़ का पता चलेगा कि ये जल्द से जल्द कम्प्लीट होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल नाजरीन, हमने प्रोग्राम में बात की है रिंग रोड मंसूबे के स्कैंडल के हवाले से, उसकी हकीकत के हवाले से आपको आगाह किया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।